मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 16 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। यहां पर गाइस अपन सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, सभी न्यूज़पेपर से न्यूज को कवर किया जाता है, पीआईबी की रिपोर्ट्स देखते हैं, राज्यसभा टेलीविजन के जो अपडेट्स होती हैं, न्यूज वगैरह जो होती हैं, डिस्कशन वगैरह जो होते हैं उनको देखते हैं। वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मतलब कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रेगुलरली आपको इस लेक्चर को फॉलो करना है, राइट। और जो भी लेक्चर्स के दौरान मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं उनको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और गाइज ये 100% गारंटी सिलेक्शन की बात मैं ऐसे ही नहीं करता हूं, इसके बकायदा प्रूफ भी देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप चेक कर सकते हैं कि मैंने स्टूडेंट्स को जो टॉपिक्स अपने प्रोवाइड किए थे, यानी कि यहाँ पर जो टॉपिक्स कवर कराए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले जितने भी मेरे टॉपिक्स मैंने कवर कराए थे रेगुलर लेक्चर्स के दौरान, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। तो आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करिए और जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं लेक्चर्स के दौरान उनको ईमानदारी से फॉलो करिए, राइट। और पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये टॉपिक्स हैं जो आज अपन डिस्कस करेंगे। एंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूंगा इसकी, अगर आपको पीडीएफ पेड पैकेज को एनरोल करना है तो भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसका मंथली सब्सक्रिप्शन मात्र 100 रुपीज है, पूरे महीने का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, आपको हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है रिवीजन के लिए पीडीएफ का, आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है, और इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ में। और एक ऑफर भी चल रहा है, इस ऑफर को आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं। और बाकी इस पैकेज को कैसे ज्वाइन करना है तो उसकी पूरी जानकारी यहां पर दी हुई है, इसको फॉलो करिए। और बाकी पेमेंट कैसे करनी है फीस की, तो आप इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। बाकी आप यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर अकाउंट नंबर दिया हुआ है, यूपीआई आईडी दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। और बाकी ये पेड पैकेज में किस प्रकार का मटेरियल मिलता है उसका अगर आपको सैंपल देखना है तो सैंपल वीडियो भी बना के दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो की लिंक मौजूद है, राइट। तो चलो आपका समय ना वेस्ट करते हो, फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। एंड अगर आपको कोई भी परेशानी आती है पेड पैकेज को ज्वाइन करने में तो आप मुझे फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये मेरा नंबर है, यहाँ पर एसएमएस या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। गाइज एनसीईआरटी की बुक्स आप लोग पढ़ते ही हैं, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करते हैं तो आपको पता ही है कि एनसीईआरटी की बुक्स क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से रिलेटेड सिविल सर्विसेज में आपसे क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट, एनसीईआरटी की किताबों से। तो अभी क्या चल रहा है गाइज, एनसीईआरटी एक प्रक्रिया कर रही है, एक प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और इस प्रोसेस के तहत वो एनसीईआरटी की बुक्स को रिवाइज कर रही है। रिवाइज करने का मतलब एनसीईआरटी की बुक्स में क्या क्या कमियां हैं, कौन से चैप्टर्स वहां पर स्किप कर दिए गए हैं, कौन सा फैक्चुअल डेटा वहां पर गलत लिखा है या मेंशन नहीं है। तो ये इस रिवाइज कर रही है पूरी अपनी टेक्स्ट बुक को, उसके डेटा वगैरह को जो है वो चेक कर रही है, राइट। तो इसकी प्रक्रिया में इन्वॉल्व है एनसीईआरटी। और फिर जब ये अपनी प्रक्रिया पूरी खत्म कर लेगी तो हम लोग को नया सिलेबस देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी ने ऐसा बताया। और इवन स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स हम लोग को आज की डेट में किताबें जो हम लोग को देखने को मिलती है उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि एनसीईआरटी इस पूरी प्रक्रिया को 2024 तक समाप्त कर देगी, 2024 तक, राइट। तो एनसीईआरटी इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व है। तो इसी बीच एक मुद्दा सामने आया, हालांकि दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट बट फिर भी हाँ एक आपको आइडिया होना चाहिए। गाइस मुद्दा इस प्रकार से था कि जो हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें मुगल काल के बारे में काफी चीजें मेंशन्ड है, राइट, मुगल काल के बारे में। बट हमारा जो वैदिक काल है उसके बारे में काफी कम चीजें मेंशन्ड है। तो इस चीज पर विवाद उठा, इस चीज पर बात हुई कि मुगल काल को काफी साफ सुथरा, काफी अच्छा दिखाया गया है, राइट। मतलब जो एक्चुअल में जो फैक्ट नहीं था वो सब चीजें भी मेंशन की गई हैं, जैसे कि मुगल काल जो है वो टेम्पल्स वगैरह को, मंदिरों वगैरह को ग्रांट देता था, राइट, उनको बनाने की अनुमति वगैरह दे देता था। तो ऐसी चीजें थी, तो उस पर विवाद चल रहा था। हालांकि दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट और विवाद आप लोगों के लिए बिल्कुल काम का नहीं है, बट हाँ फिर भी आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि इस प्रकार का इशू चल रहा था। एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से आपके लिए काम की चीज है कि एनसीईआरटी किस प्रक्रिया में इन्वॉल्व है और इन जनरल इस मुद्दे के बारे में। और हाँ, अभी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एजुकेशन हमें देखने को मिली थी, और ये कमिटी की जो बैठक हुई थी वो टेक्स्ट बुक रिफॉर्म को लेकर हमें देखने को मिली थी। इस मीटिंग को बुलाने का उद्देश्य यह था कि जो टेक्स्ट बुक्स हम लोग को देखने को मिल रही है एनसीईआरटी की, उसमें से अनहिस्टोरिकल फैक्ट्स को रिमूव करना है, हटाना है। हिस्ट्री के कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि मतलब मेंशन कर दिए जाते हैं बट ओरिजिनल वो होता नहीं है, यानी कि वो एक्चुअल में फैक्ट होते नहीं है, बट उसको फिर भी हिस्ट्री में मेंशन कर दिया जाता है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे मेंशन कर दिया जाता है,
तो आपका अगर हिस्ट्री का ऑप्शनल होगा या फिर इन जनरल भी आपने अगर हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता है इस हिस्ट्री में काफी सारे एरर्स होते हैं। कैसे एरर्स होते हैं? जैसे कि जैसे कि आज जो है मैं जिस प्रकार से हिस्ट्री को मैं समझ रहा हूं, मैं जिस प्रकार से हिस्ट्री को पढ़ रहा हूं और मेरी समझ के अकॉर्डिंग जब मैं बुक एक लिख दूंगा तो क्या होगा, एक इंडिविजुअल की समझ के अकॉर्डिंग वो बुक लिखी जा रही है, ना कि एक्चुअल में जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो बुक लिखी जा रही है। और बुक लिखने के बाद कोई दूसरे हिस्टोरियंस अगर उस बुक को रेफरेंस के तौर पर लेंगे तो क्या होगा, तो पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। इसके अलावा आपने अक्सर ये वाला सेंटेंस तो सुना होगा कि जो विजेता जो होते हैं वो इतिहास लिखते हैं, राइट? सुना है कि नहीं सुना कि विनर जो होते हैं वो हिस्ट्री लिखते हैं। क्यों ऐसा बोला जाता है कि जो एक बार जो विजेता होता है ना, विजेता कौन होता है? जो पावरफुल हो जाता है, यानी कि जो कब्जा कर लेता है उस टेरिटरी पे, जिसकी जीत हो जाती है। फिर जब वो हिस्ट्री को लिखवाएगा तब वो तो फिर अपनी प्रशंसा करेगा, भले ही ऐसा फैक्ट ना हो बट फिर भी वो लिखवाएगा ना कि इन फ्यूचर लोग उसे जाने, भले ही वो फेक चीज लिखवाएगा बट सालों तक जो है वो उसका नाम जो है वो गड़ा रहे फ्यूचर में, राइट? हिस्ट्री में उसकी पहचान हो जाए एक अलग ही। तो इसलिए कहा जाता है ना कि लोग बाग जो है, जो विजेता जो होते हैं वो हिस्ट्री को चेंज कर देते हैं। तो कई बार हिस्ट्री पढ़ते समय ऐसे डेटा भी सामने आते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते थे बट फिर भी किसी ने उसको लिखवा दिया और उसी के रेफरेंस के तौर पर, उसी बुक के या उसी स्क्रिप्ट के रेफरेंस के तौर पर हिस्ट्री को जाना जा रहा है। तो ऐसी चीजें भी, ऐसे एरर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, राइट, हिस्ट्री के अंदर। तो यहां पर उसी चीज की बात हो रही है कि ऐसे कुछ फैक्ट्स जिसके सबूत सामने आ चुके हैं ऑलरेडी, राइट, तो ऐसे फैक्ट्स को जो है वो हटाया जाए, राइट, जो कि मतलब हिस्ट्री से एसोसिएटेड नहीं है, जिसका रेफरेंस हिस्ट्री के साथ बिल्कुल नहीं है और जो प्रूव हो चुके हैं। तो इस पर यहां पर हमें चीजें देखने को मिली। यहां पर कहा गया कि जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा विवाद जो था वो ये था कि मुगल काल के बारे में काफी कुछ अच्छी चीजें लिखी और किसने लिखवाई? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स का जो काल था वो 200 सालों का हमें देखने को मिला था, राइट? ब्रिटिशर्स ने यहां पर राज किया था इंडिया में। बट आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ही काफी इंटरेस्टेड थे इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए। उन्होंने ही काम करवाया इंडियन हिस्ट्री को खोजने का, ढूंढने का, राइट, और प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन वगैरह करवाने का। तो उन्हीं की ही ये देन है कि इंडियन हिस्ट्री को खोजना। तो जब उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को खोजा तब उस समय भी उन्होंने काफी कुछ चीजें जो है वो गलत तरीके से प्रेजेंट कर दी। तो ऐसा आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। हालांकि अपन को इतना डिटेल में ये सब चीजें को समझने की जरूरत नहीं, और इवन मेंस के आंसर में भी आपको ये सब चीजें उतना लिखने की मेंशन जरूरत नहीं है। जो काम की चीजें जो मैंने आपको बताई अभी कि हिस्ट्री में क्या एरर्स होते हैं, ये आप लिखिएगा जो कि लॉजिकली करेक्ट रहे, राइट? मतलब इसमें ऐसा ना हो कि आप जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, देखो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं बट आपका अप्रोच हमेशा, जैसे आपने किसी भी टॉपर वगैरह के इंटरव्यू देखे होंगे तो उनका एक ही चीज मानना रहता है कि आप अपने आंसर को बैलेंस्ड अप्रोच की तरह लिखो। आपको ना किसी के फेवर में लिखना है ना किसी के अगेंस्ट लिखना है, राइट, आपने आंसर को। तो यहां पर भी जैसे मुगल काल की बात हो रही हो या वैदिक काल की बात हो रही हो तो यहां पर बकायदा कमिटी ने जिस चीज पर बात करी है वो ये है कि इक्वल और प्रोपोर्शनेट रेफरेंसेस को इंश्योर करना है हमारी सभी पीरियड जो इंडियन हिस्ट्री के हैं उसमें, यानी कि सभी पीरियड जितने भी काल हैं, जितने भी पीरियड्स हमारी इंडियन हिस्ट्री में हैं, सबको इक्वल वेटेज देना है, किसी को ज्यादा नहीं देना, किसी को कम नहीं देना। तो आप ये सब चीजें डेटा मेंशन करें। आप इन सब विवादों में उलझेंगे तो फिर कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये सब विवाद जो होते हैं वो कॉमन मैन के लिए होते हैं। आप ब्यूरोक्रेट्स हो, आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, आने वाले समय के आप ऑफिसर्स हो, तो आप ये सब विवाद आपके काम की चीज नहीं है। कॉमन मैन के लिए ये सब विवाद जो है वो काम की है, और आप लोग का जो फोकस होना चाहिए वो बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच का फोकस होना चाहिए कि भाई जो कमिटी के अंदर जो चीज बात की गई है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप काम कर रहे हो, आप लिख रहे हो मेंशन। क्योंकि ये सब जो पुलाव जो होता है ना, ये इसको आप कितना भी स्ट्रेच कर जाओ, जैसे कि बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में कंटिन्यूअसली घंटों घंटों तक बात करते रहते हैं, बट आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो। इसलिए मैंने ये चीज क्लियर करी क्योंकि अभी भी मुझे पता है कि काफी सारे स्टूडेंट शायद अभी अभी इस तैयारी में इन्वॉल्व हुए होंगे, तो वो इस चीज को इमोशनली जोड़ दें। गाइस देखो, इमोशनली कहीं नहीं जोड़ना है। सिविल सर्विसेज की तैयारी, ऑफिसर बनने वाले हो, कभी ऑफिसर को इमोशनल चीजों को लिंक करते हुए देखा है? कभी कभी नहीं देखोगे। और अगर आप ऐसी अप्रोच में इन्वॉल्व रहोगे तो मतलब चेंज कर लो, मैं तो यही कहूंगा। ऐसी अप्रोच आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने फैसला ले लिया ब्यूरोक्रेट बनने का, ऑफिसर बनने का, तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन, क्या चल रहा है उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, जनरल जानकारी होनी चाहिए क्या चल रहा है। और ये फालतू की चीजों में आप लोग को इतना पढ़ना नहीं, इन्वॉल्व नहीं होना, धर्म की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना, धार्मिक चीजों में और ये सब फालतू चीजों में, राइट? क्योंकि देखते रहते हो आप बस में लड़ाइयां हो जाती है हिंदू मुस्लिम के विवाद को लेकर। ये सब चीजें आपके काम की नहीं। आपको मतलब है एग्जाम निकालने से, और जो चीज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जो हुई है बात, उसके बारे में जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो फैसला जो लिया जा रहा है वो किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है कि अनहिस्टोरिकल फैक्ट्स को हटाना है, ये आपका पॉइंट होना चाहिए। आपका पॉइंट होना चाहिए कि हिस्ट्री के सभी पीरियड्स जो हैं इंडियन हिस्ट्री के वो इक्वली रहें, जिससे कि विवाद की स्थिति ना डेवलप हो। तीसरी चीज,
वुमेन को, आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने खुद ब खुद इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी हिस्ट्री में महिलाओं के बारे में काफी कम मेंशन्ड है। तो महिलाओं, जो ग्रेट वुमेन जो थी, उनका जो रोल था उसको हाईलाइट करना है, प्रकाश डालना है महान महिलाओं की भूमिका पर, राइट। तो ये चीज यहां पर मेंशन की गई। और आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में जो है वो ब्रिटिश राज के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है कि ब्रिटिश राज जो था वो 200 सालों का मात्र था, बट उसने मतलब वैदिक काल को जो है वो स्किप कर दिया, वैदिक काल के बारे में उतनी चीज रेफर नहीं करी, मेंशन नहीं किया, बट मुगल काल के बारे में उसकी छवि जो है वो काफी साफ सुथरी बना दी। तो ये सब चीजें आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर है, जिसका एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए कि मुगल एरा और वैदिक काल को लेकर एक इशू चल रहा था, राइट, जिस पर, और ये इशू तो आज का नहीं है, वो तो हमेशा का ही हमें देखने को मिल रहा है, अभी ये आया है तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और मुझे क्लियर करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप लोग इस चीज को इमोशनली ले लें कि नहीं नहीं सर हमारे तो वैदिक काल लिखना है। आप देखो, आप लिख सकते हो, बट जिससे आपका सिलेक्शन होगा वो चीज मैं यहां पर बताऊंगा। बाकी आपके माइंड में, बैकग्राउंड में जो भी चीज चल रही है वो आपका लुकआउट है। मेरा काम क्या है, आपको वो चीज गाइड करना जिस चीज से आपका सिलेक्शन होगा। तो बैलेंस्ड अप्रोच रखो हर तरीके की, और कभी भी धार्मिक और ये सब चीजें, इवन आप जब सर्विस में भी जाओगे ना, कभी भी धार्मिक और इन सब चीजों में पढ़ना मत, हालांकि आपको ट्रेन कर ही दिया जाएगा, क्योंकि आप पढ़ोगे तो फिर बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे फिर, राइट। चलो एनीवेज, वो तो मुझे आप लोग को बस बताना था। और 2024 तक एनसीईआरटी अपनी पूरी प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट कर लेगी। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये था पूरा टॉपिक गाइज, इससे रिलेटेड। गाइज लेक छात को लेकर एक अपडेट है, कल के टॉपिक से ये अपडेट मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप भी अपने नोट्स वगैरह अगर बनाते होगे तो अपडेट कर लेना। लेक छात जो है वो छात, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया, ये 4 कंट्रीज में इसकी मतलब बेसिन हमें नजर आती है। बेसिन कंट्री जो है लेक छात की, ये 4 कंट्रीज है, ना कि 2। मैंने कल आपको नाइजीरिया और छात बताया था, बट हाँ, कैमरून और नाइजर भी इसकी बेसिन कंट्री है। तो ये एक अपडेट जो है वो आप मेंशन कर लीजिए। गाइस बात करेंगे प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के बारे में। 15 और 16 जनवरी, कल और आज के दिन ये समिट कंडक्ट की जा रही है। इंटरनेशनल समिट हो रही है न्यू दिल्ली में, राइट। तो इसलिए ये टॉपिक है। इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हमें देखने को मिलता है, उसके द्वारा। और गाइस स्टार्टअप इंडिया जो हमारा इनिशिएटिव है, जो कि 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था, तो उसको 5 इयर्स कंप्लीट हो गए, और इसी चीज को देखते हुए ये समिट अभी ऑर्गेनाइज की गई है। और सबसे बड़ी स्टार्टअप समिट, ये स्टार्टअप हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ये समिट जो होगी वो सबसे बड़ी स्टार्टअप के तौर पर हमें नजर आएगी जब से हम लोगों ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, राइट। तो देखो अभी ये समिट चल रही है, आज के दिन भी अगर जैसे कि ये फिनिश हो गया आज के दिन, और कल जो है वो इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कल या परसों में। और अगर नहीं आती है तो सिर्फ इतनी सी चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को जो है वो 5 इयर्स कंप्लीट हो गए, और उसी के अवसर पर ये प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट हमें देखने को मिल रही है, राइट। गाइस झारखंड के सिविल सर्विसेज एग्जाम में काफी इश्यूज जो है वो काफी समय से चल रहे हैं, राइट। तो देखो इसी पर एक ये हम लोग को नए रूल सामने नजर आ रहे हैं। झारखंड ने नए रूल जो है वो प्रस्तुत किए हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो गाइस देखो कोशिश करो कि यूपीएससी की भी साथ ही साथ जो है वो तैयारी करो। मुझे पता है कि स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी की तैयारी में कुछ डिफरेंस होता है, बट मैक्सिमम जो होता है वो इक्वल ही रहता है। कुछ डिफरेंस मतलब स्टेट सिविल सर्विसेज थोड़ा सा ज्यादा फैक्चुअल आपसे डिमांड करता है, और यूपीएससी इज टोटली कंसेप्चुअल। तो कोशिश करो कि यूपीएससी का बेस बनाओ एक अच्छा, क्योंकि आज की डेट में तो सभी जगह पर स्टेट सिविल सर्विस में इश्यूज तो देखने को मिल रहा है, चाहे यूपीपीसीएस हो, एमपीपीएससी हो, और अब झारखंड की भी अपन को न्यूज देखने को मिल ही रही है, राइट। तो स्टेट सिविल सर्विस में बहुत इश्यूज है अभी एट प्रेजेंट, और इस पर एक क्वेश्चन भी मे भी शायद मेंस में बन सकता है कि आज की डेट में स्टेट सिविल सर्विसेज में जो इश्यूज चल रहे हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, क्या रिफॉर्म्स उसमें लाए जा सकते हैं कि जिससे कि इतना डिले ना हो रिक्रूटमेंट वगैरह में, क्योंकि काफी डिले हो रहा है ना, क्योंकि इश्यूज वगैरह हमें देखने को मिलता है। एमपीपीएससी का देखो कितना लेट एग्जाम हुआ, राइट, डिले वगैरह हमें देखने को मिला। तो देखो कोरोना वायरस के कारण डिले होना एक अलग बात है, राइट, पेंडेमिक के कारण डिले होना अलग बात है, बट जनरली हम लोग देख रहे हैं जैसे यूपीपीसीएस में भी कई बार इश्यूज हो गए हैं, पहले भी देखने को मिले हैं कि रिजल्ट वगैरह भी घोषित नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, राइट। तो इस पर भी मे भी शायद एक मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी रेडी रहो कि किस प्रकार के रिफॉर्म्स जो है वो लाने चाहिए, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे इश्यूज स्टेट सिविल सर्विसेज में नजर आ रहा है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है स्टूडेंट्स है कि यूपीएससी पर भी थोड़ा फोकस करो, राइट। और स्टेट सिविल सर्विसेज की तो आप तैयारी कर रहे हो, वैसे तो यूपीएससी पर टोटल आपका फोकस होना चाहिए, और स्टेट सिविल सर्विसेज से 2 या 3 महीने पहले आप स्पेसिफिकली स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, तो उसमें कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज का जनरल स्टडीज का पोर्शन मोर और लेस सेम ही है, बट हाँ स्टेट सिविल सर्विसेज में फैक्चुअल डेटा थोड़ा रटना पड़ता है,
राइट, वो चीज मैं आपको बता ही देता हूं ऑलरेडी। तो अब अपन इस टॉपिक पे बात करते हैं। नए झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल हमें देखने को मिल रहा है 2021 का। झारखंड ने पहली बार रूल्स तैयार किए हैं झारखंड सिविल सर्विसेज के लिए। अब बिहार सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच और बिहार जूनियर सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट रूल्स 1951 जो है उसकी जगह पर झारखंड के नए रूल्स अब लागू होंगे। और झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2021 की आवश्यकता क्यों थी? तो देखो, अभी बताया गया कि 204 पेटिशन फाइल की गई थी झारखंड सिविल सर्विसेज के अगेंस्ट, और जो पेटिशन फाइल की गई थी उसमें ये चीज मेंशन थी कि करप्शन हो रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस में इरेगुलरिटी हो रही है, रिजल्ट वगैरह में दिक्कतें आ रही, क्योंकि पिछला ही जो एग्जाम हुआ था झारखंड पीएससी का, तो उसमें जो रिजल्ट जो था प्रीलिम्स का वो 3 बार डिक्लेयर हुआ था अलग अलग कारणों के चलते। तो ये इरेगुलरिटीज यहां पर इस प्रकार की सामने नजर आ रही थी, उसको लेकर पेटिशन थी, और इनमें से 30% से भी ज्यादा पेटिशन जो है वो पेंडिंग है कोर्ट्स में। तो इसलिए ये नया रूल जो है वो लाया गया है। तो नए रूल क्या कहते हैं, तो इस पर अपन बात करें तो कार्डर कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट जो है वो कैलकुलेट करेगा कि कितनी वैकेंसीज हैं, और हर साल 1 जनवरी को कैलकुलेट करेगा, देखिएगा कि कितनी वैकेंसीज स्टेट में मौजूद है, राइट। उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, उसके बाद फिर ये रोस्टर क्लियरेंस करेंगे, राइट। रोस्टर क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि जो रिजर्वेशन वगैरह होता है ना, कि ये कितनी पोस्ट जो है, कितनी सीट जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए जाएगी, तो ये रोस्टर क्लियरेंस होगा। तो रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और राज्यसभा में जो है वो क्लियरेंस करवाने के बाद फिर फाइनली कमीशन को ये सौंपा जाएगा, और फिर जो है वो वैकेंसीज रिलीज की जाएंगी कि इतनी वैकेंसी और लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। इसमें दूसरा रूल ये कहता है कि मेंस का जो एग्जाम होता है झारखंड पीएससी का, तो उसमें जो लैंग्वेज पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और उस पर्टिकुलर पेपर के उस पेपर के जो मार्क्स हैं वो ओवरऑल टोटल एग्रीगेट मार्क्स में ऐड नहीं किए जाएंगे, राइट। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए या मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए, इंटरव्यू पर्पस के लिए, क्योंकि मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में जब सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए लोगों का, तो उससे पहले ये लैंग्वेज पेपर को यहां पर ऐड नहीं करना है एग्रीगेट मार्क्स में, या मेरिट लिस्ट को बनाने में लैंग्वेज पेपर को ऐड नहीं करना है। लैंग्वेज पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो ये सिंपल सी बात है, ये यूपीएससी के कैंडिडेट्स ऑलरेडी जानते ही हैं सब चीजें। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां पर कंट्रोवर्सी सामने आ सकती है। कैसी कंट्रोवर्सी? तो टेक्निकली इन्होंने प्रीलिम्स के अंदर किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन की बात नहीं करी है, राइट। तो इसमें एक इशू आ सकता है, कंट्रोवर्सी डेवलप हो सकती है। इसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए या अपीयरिंग एप्लीकेंट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, जो फाइनल ईयर में होते हैं। जैसे आपको पता है कि यूपीएससी में एक रूल ये कहता है कि अगर आप फाइनल ईयर में हो अपने ग्रेजुएशन के, तो भी आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो, एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। उसके बारे में कोई यहां पर प्रोविजन नहीं है, तो इसको लेकर फिर कंफ्यूजन लोगों के बीच में डेवलप होगा, राइट, जो कि अभी तक हो रहा था काफी सारा। इसके अलावा यहां पर विड्रॉल की रिक्वेस्ट की यहां पर बात नहीं की गई। जैसे कि एक इंसान है, जैसे एक कैंडिडेट है, उसने एप्लीकेशन भरी, राइट, एग्जाम में बैठने के लिए एप्लीकेशन फिल कर दी, उसके बाद वो एप्लीकेशन से विड्रॉ नहीं कर सकते, तो इससे क्या होगा, उसका अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। बट वैसे मैं गाइस अगर आपको बताऊं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, तो यूपीएससी की अगर आप एप्लीकेशन को फिल करते हैं और उसके बाद अगर आप विड्रॉ नहीं करते और आप एग्जाम में अपीयर नहीं होते, तो भी आपका काउंट नहीं किया जाएगा अटेम्प्ट। एग्जाम में अपीयर होना अटेम्प्ट को काउंट करवाता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, और अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग होगा कुछ रूल, राइट, स्टेट सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से। बाकी मैं आपको यूपीएससी का बता दूं, तो यूपीएससी में अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा है सिविल सर्विसेज का, और आप एग्जाम देने नहीं गए हो, आप अपीयर नहीं हो एग्जाम में, तो आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज भी थोड़ी सी क्लियर रखना। तो इसमें बताया जा रहा है कि झारखंड पीएससी में इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ चीज ऐसी मेंशन नहीं है विड्रॉल रिक्वेस्ट की, तो उसको लेकर लोग जो कैंडिडेट्स हैं उनके अटेम्प्ट्स भी अफेक्ट होंगे। तो ये सब चीजें यहां पर बताई गई है, तो इसके बारे में एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए थी, और यही है पूरा टॉपिक इससे रिलेटेड। गाइस अब काफी इंपॉर्टेंट एक स्कीम के बारे में अपन बात करेंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की यहां पर बात की जाएगी। तो देखिए, मैं थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं पहले तो इस स्कीम के बारे में, फिर अपन इस स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट स्कीम है ये। इस स्कीम के थ्रू लोगों में स्किल्स डेवलप की जा रही है, लोगों को नई नई स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है, और ऐसी स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है जिस स्किल्स के उपयोग से लोगों को जॉब्स मिल सके, लोग काम कर सकें, लोग अर्निंग जो है वो जनरेट कर सके, पैसा मिल सके लोगों को, जिससे कि वो अपनी लाइवलीहुड को बेटर बना सके, राइट। तो इस पर मेनली फोकस करते हुए हम लोगों ने ये स्कीम को लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को। बट एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बैकग्राउंड में कि ये स्कीम हमने क्यों लॉन्च करी थी, तो और ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैं अब बताने जा रहा हूं। ये इस आर्टिकल में नहीं लिखा है, आप चाहो तो कहीं पर लिख लो, नोट डाउन कर लो। तो देखो गाइस, हमारी कंट्री में स्थिति क्या है
और अभी भी है इवन, वैसे तो पहले तो बहुत ज्यादा थी, अभी इस स्कीम के बाद जो है वो थोड़ी कम हुई है, बट फिर भी अभी भी है। तो हमारी कंट्री के अंदर जो हमारी वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स यानी कि जो लोग काम करते हैं, काम के लिए जो लोग रेडी रहते हैं, राइट, जो काम कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का बड़ा इशू है, आप जानते ही हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, राइट, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो उसकी वजह क्या है? तो जब हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने पूरी चीज एनालाइज करी एक्सपर्ट्स वगैरह के साथ मीटिंग करके, तो ये चीज सामने आई कि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रीज को जो रिक्वायरमेंट है जैसी वर्कफोर्स की, राइट, वैसी वर्कफोर्स हमारे यहाँ नहीं है। इवन ये एजुकेशन के लिए भी इक्वली अप्लाई होता है कि हमारे यहाँ का जो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल भी इंडस्ट्रीज की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, और कर भी पा रहा है तो बहुत ही कम, जो हायर लेवल की जो एजुकेशन होती है उसके थ्रू वो कर पा रहा है। बट तो इसीलिए हम लोग को एजुकेशन में भी चेंजेस लेकर आने, इसलिए हम लोग ये स्किल्स डेवलपमेंट स्कीम वगैरह लेकर आए, इसलिए हम लोगों ने स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस किया है। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज की को जिस चीज की डिमांड है, जैसी वर्कफोर्स की, जैसी लेबर की राइट डिमांड है, जैसे वर्कर्स की डिमांड है, वैसी डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। इसलिए हम लोग हमारे जो वर्कफोर्स है, हमारे जो युवाएं हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि वो एक एप्रोप्रिएट स्किल्स के थ्रू जॉब्स हासिल कर सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, अर्निंग कर सकें, राइट, और अपने लाइवलीहुड को सस्टेन कर सकें, बेटर बना सकें। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये इस तरीके से आपके आंसर में पॉइंट्स लिखे होने चाहिए, जिससे कि बैकग्राउंड भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आज की डेट में क्या स्थिति है उसको कैसे अपन फुलफिल कर सकते हैं वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और इसी प्रकार से आपका एक प्रॉपर आंसर बनना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के बारे में। तो इसका थर्ड फेज जो है वो अभी शुरू होने जा रहा है बहुत ही जल्दी। 600 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग इसको लॉन्च करेंगे, और इसको हेड किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। फोकस किया जा रहा है न्यू एज एंड कोविड रिलेटेड स्किल्स के ऊपर। तो कोविड रिलेटेड स्किल से आप समझ गए हो कि कोरोना वायरस जो हमें देखने को मिला था, तो उसके बाद किस प्रकार की स्किल्स की आवश्यकता होगी लोगों के बीच में, तो उस पर फोकस किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है। बट ये न्यू एज क्या है? न्यू एज से क्या ये मतलब है कि नए नए और भी एज के युवाओं को ऐड किया जाएगा? नहीं, न्यू एज का मतलब आज का युग, आज के युग की क्या रिक्वायरमेंट है, एट प्रेजेंट टाइम किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कैसी स्किल्स की आवश्यकता है वर्कफोर्स के बीच में, तो उसको देखते हुए वैसी स्किल्स जो है वो डेवलप की जाएगी लोगों में, वर्कफोर्स में, राइट। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंदर हमें क्या क्या चीज देखने को मिल रही है? तो हमने फोकस किया है कि हम लोग 2020 और 21 में 8 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को ट्रेन करेंगे, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे, 8 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को, राइट। और 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो है वो हम लोग ओपन करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे, और नॉन प्रधानमंत्री कौशल केंद्र ट्रेनिंग सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। 200 से ज्यादा आईटीआईज स्किल इंडिया के तहत जो है वो स्टैब्लिश की जाएगी, सेटअप की जाएगी, और हम एक स्किल्ड प्रोफेशनल पूल जो है वो क्रिएट करेंगे। यानी कि हमारी कंट्री में जो वर्कफोर्स होनी चाहिए वो स्किल्ड होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। तो इस विजन के साथ जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 लाया गया है। और इवन जैसे कि मिनिस्ट्री ने जो अभी तक सीखा है पुराने वर्जन से इसके, यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और 2.0, 1.0 और 2.0, यानी कि इसके पिछले 2 फेजेस से जो चीज सीखी है उसको जो है वो अप्लाई किया जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब इसको लाया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, तब सामने चीज समझ में आई कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है। जैसे कि आप एक बार एनसीईआरटी की बुक को पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये वाली चीज काम की नहीं, ये वाली चीज काम की है। अब एक बार पढ़ने पर आपको पता लग जाता है कि एनसीईआरटी में कौन सी चीज काम की है, तो आप उसको हाईलाइट कर देते हो। फिर जब आप दूसरी बार पढ़ते हो तो आप सिर्फ काम की चीजों पर फोकस करते हो, राइट। आप ऐसी चीजों पर फोकस नहीं करते जो आपके काम का नहीं है ना। तो वैसे ही यहां पर जो दूसरा फेज और पहले फेज और दूसरे फेज से जो हमने सीखा है उस चीज को आधार बनाते हुए हम लोग 3.0 पे काम करेंगे। और अभी तो काम करने की आवश्यकता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हमारी जो वर्कफोर्स है पेंडेमिक के कारण काफी ज्यादा अफेक्ट हुई है, तो उनको एनर्जाइज करना है हमें, तो इस पर भी मेनली फोकस किया जाएगा, राइट, करंट स्थिति के हिसाब से। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करें तो ये स्कीम हम लेकर आए थे 2015 में। फ्लैगशिप स्कीम है, प्रमुख योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। और इसको किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है? तो प्रीलिम्स के लिए याद रखना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे भारी मात्रा में, लार्ज नंबर में हमारे इंडियन युवा जो हैं उनको इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। अब समझ में आया मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों बताया था कि हमारी इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो हमारी वर्कफोर्स फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो इसलिए हम ये स्कीम लेकर आए कि हमारी इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकें हमारे इंडियन युवाओं को, हमारी वर्कफोर्स को, राइट, जिससे कि वो बेटर लाइवलीहुड जो है वो गेन कर सकें, अच्छी कमाई वगैरह कर सकें और अपने जीवन को अच्छा बना सकें।
राइट। और एक्सपीरियंस और स्किल जो युवा है ऑलरेडी, जो जैसे कि हमारी कंट्री में ऑलरेडी ऐसे भी वर्कफोर्स मौजूद है जो कि स्किल्ड है, पहले से ही उन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा है, पहले से ही वो स्किल्ड है, तो उनको भी हम सर्टिफिकेशन देते हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग का सर्टिफिकेशन ये प्रोवाइड किया जाता है, जिसके जिसके थ्रू वो इस सर्टिफिकेट के आधार पर कहीं पर भी उनको आसानी से जॉब मिल सके। तो ये वाली चीज भी हम लोग इस स्कीम के तहत करते हैं। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 में क्या था, देखो ये वाली स्कीम 2015 में हम लाए थे, फिर 2.0 हमने शुरू किया, राइट। और जैसे ही सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हुआ इसका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 2015 और 16 के बीच में, तो हम लोग 16 से लेकर 20 तक की ये स्कीम लेकर आ गए कि 2016 से लेकर 20 तक में हम लोग क्या क्या चीजें करेंगे। तो देखो जब पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था तो हम लोग ने एक छोटे से एरिया को कवर किया था, बट जब हम दूसरी बार ये लेकर आए 2.0 को लेकर आए तो हम लोगों ने और भी बड़े ज्योग्राफिकल एरिया और इसमें और भी काफी सारे सेक्टर्स को इंक्लूड कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 से हमें एक्सपीरियंस मिल गया, हमें पता लग गया कि हाँ ये सक्सेसफुली हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसको हम लोगों ने बढ़ा दिया, राइट। और हमारी कंट्री के दूसरे मिशन के साथ भी इसको अलाइन कर दिया, जैसे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, जैसे कि मेक इन इंडिया स्कीम के थ्रू, डिजिटल इंडिया स्कीम के थ्रू जिस भी तरीके की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जैसी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने वो स्किल्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, जिससे कि हमारे जो दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, दूसरे गोल्स हैं, मिशंस हैं, प्लान्स हैं, वो भी इक्वली अचीव हो सके इस स्कीम के तहत, राइट। प्रॉपर वर्कफोर्स जो है, प्रोफेशनल वर्कफोर्स जो है वो मिल सके हमारी कंट्री के अंदर हमारे वेरियस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। तो ये चीज हम लोगों ने करी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेम है, वही कि हमारी कंट्री में युवाओं को स्किल्स प्रोवाइड कराना, जैसी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज को उस तरीके की स्किल्स प्रोवाइड कराना, उनको जॉब मिल जाए, वो अपने लाइवलीहुड को बेटर कर सकें, अर्निंग वगैरह कर सकें, राइट। और इंकरेज किया गया था इसमें 2.0 में स्टैंडर्डाइजेशन को, सर्टिफिकेशन प्रोसेस के स्टैंडर्डाइजेशन को, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करा रहे हैं स्किल्स युवाओं को, राइट। अब देखो जो भी केंद्र है जो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रहा है वो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन दिखना चाहिए। एक केंद्र जो है वो अपने हिसाब से कर रहा है, दूसरा केंद्र अपने हिसाब से कर रहा है, तो उससे क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। तो हम लोगों ने फिर काम किया स्टैंडर्डाइजेशन पे कि पूरी जो प्रक्रिया होनी चाहिए सर्टिफिकेशन की वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, सब जगह एक जैसी होनी चाहिए, राइट। जैसे कि आसानी से हर जगह के जो लोग हैं उनको जॉब मिलने में भी आसानी हो, जैसे कि नॉर्थ वाला कोई युवा है वो अगर साउथ में जाकर जॉब लेना चाहता है तो उसको उसी स्किल्स के आधार पर, उसी सर्टिफिकेशन के आधार पर जॉब मिल जाए, क्योंकि ये पूरी चीज जब स्टैंडर्डाइज होगी तब तो आसानी से कहीं पर भी लोगों को जॉब मिल सकेगी ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस पर भी टारगेट किया 2.0 के अंदर, राइट। और 2.0 के तहत 10 मिलियन युवाओं को बेनिफिट मिला 4 सालों के पीरियड में। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ युवाओं को बेनिफिट मिला। और अब हम लोग लेकर आए हैं 3.0, जिसमें मैंने आपको बताई दिया कि करीब 8 लाख युवा जो हैं उनको हम लोग फोकस कर रहे हैं, राइट। 2000 मतलब इसमें 20 और 21 में, ठीक है। तो यह चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा स्किल इंडिया मिशन में हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि इंडिया को स्किल कैपिटल बनाना है पूरे दुनिया भर की, यानी कि पूरे दुनिया भर में इंडिया स्किल कैपिटल के रूप में जानी जाए, राइट। कि इंडिया के युवा जो है वो उनमें वेरियस स्किल्स हो, तो इस पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, ये आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी जो चीज मैंने आपको पॉइंट्स बताया, इतने ही पॉइंट्स आप मेंस में उपयोग करेंगे, और प्रीलिम्स के लिए जो मैंने आपको डेटा बताया इतना सफिशिएंट है, ठीक है। गाइस इंडिया और यूएई के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, ये साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन के बीच में हमें देखने को मिली है। देखो इंडिया और यूएई अब मिलकर साइक्लोन्स वगैरह जो होते हैं, अर्थक्वेक वगैरह जो होते हैं, सेस्मिक एक्टिविटीज वगैरह जो होती है, तो उसमें मिलकर ये रिसर्च कंडक्ट करेंगे। दोनों कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं वो एक दूसरी कंट्री में जाकर विजिट करेंगे, वेरियस ऑब्जर्वेशन करेंगे, मिलकर रिसर्च कंडक्ट करेंगे इन सब एरियाज में। तो इसको लेकर ये एमओयू समझौता ज्ञापन हमें देखने को मिला। तो बस बेसिक सा फैक्ट इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। इसको एक बार थ्योरी में मैं आपको बता देता हूं। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया एक एमओयू को साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन में, जो कि हुआ है नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी जो यूएई में है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो इंडिया की है। तो इनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। एमओयू के तहत एक्सपीरियंस जो भी है हमारे इंडिया के पास, मतलब जैसे कि इस फील्ड में ट्रॉपिकल साइक्लोन फोरकास्टिंग की फील्ड में, जैसे कि ये चक्रवात वगैरह जो होता है ना, तो उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये जनरल स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोन्स का। तो साइक्लोन्स के बारे में हर एक जानकारी मैंने आपको दी है, उस पर शायद से मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। तो एक बार आप वीडियोस पे जाकर चेक कर लीजिए, या फिर जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी वो वाले लेक्चर्स कवर किए हैं, एक बार मैगजीन से जाकर आप रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर दीजिएगा कि किस डेट पर मैंने वो वाला टॉपिक आपका एक्सप्लेन किया था। वो जनरल स्टडीज का गाइस एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। उस टॉपिक को सिर्फ आप देख लोगे तो आपको पूरी चीज साइक्लोन से रिलेटेड अच्छे से कवर हो जाएगी,
राइट। मैंने वो वाला टॉपिक हुरिकेन के बारे में आपको पढ़ाया था, बट आप जानते हैं कि साइक्लोन्स, हुरिकेन, टाइफून, ये सब एक ही चीज के नाम है, हमें देखने को मिलता है। अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम हमें नजर आते हैं। तो इस पर मैंने काफी डिटेल में पूरा टॉपिक एक कवर कराया हुआ है, इसको देख लेना जरूर। तो यही है कि जो साइक्लोन्स होते हैं, तो आने वाले समय में साइक्लोन्स कब आएंगे, राइट। जैसे कि ओमान सी हो गया, अरेबियन सी हो गया, तो वहां पर साइक्लोन्स की क्या स्थिति है। तो इन सब चीजों के बारे में जो साइंटिस्ट जो जानते हैं, जो उन्होंने, उनके पास जो रिसर्च है, उसको ये दोनों कंट्रीज आपस में एक्सचेंज करेंगे और साइंटिस्ट वगैरह की विजिट भी आपस में होगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है। इसके अलावा सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम पर के कॉपरेशन पर सपोर्ट करने की बात की जा रही है। सेस्मोलॉजी की फील्ड में कॉपरेट करेंगे, ये सेस्मोलॉजी यानी कि अर्थक्वेक वगैरह जो होता है ना, तो उसकी फील्ड में ये जो है वो कॉपरेट करेंगे, स्टडी कंडक्ट की जाएगी इनके द्वारा, राइट। और अर्ली वार्निंग सैंड और डस्ट स्टॉर्म की जो हमें देखने को मिलती है, ये तो धूल वगैरह जो होती है ना, रेत और धूल का धूल की अर्ली वार्निंग वगैरह होती है। एकदम से स्टॉर्म नहीं आता, तूफान आ जाता है रेत और धूल का, तो उस पर भी ये मिलकर काम कर रहे हैं और आपस में एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस। ये अपना पेपर 2 का लास्ट टॉपिक था और इस लेक्चर में अपन ने पेपर 1 और पेपर 2 कवर कर लिया है। पेपर 3 के जो टॉपिक्स हैं गाइस, ये कुछ घंटों में आपको मिल जाएंगे। यहां पर मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं गाइस कि अभी मुझे पता है आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ हुई है एकदम से टाइमिंग शिफ्ट होने के कारण, बट डोंट वरी, मंडे से प्रॉपर मॉर्निंग में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैं चाहूं तो ये पूरे लेक्चर्स को आपको 2 घंटे में रिकॉर्ड करके दे सकता हूं, डिलीवर कर सकता हूं, बट जो चीज मैं करूंगा उन 2 घंटों के अंदर, वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। मैं सोचूं कि अरे मुझे जो टाइम पर देना है, हड़बड़ी करनी है, तो उस कारण से मैं एक टॉपिक को आधा अधूरा समझाऊं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करूं, तो वो तो खराब होगा ना। और ये मेरा खुद का ईमान इसकी मुझे इजाजत नहीं देता ये करने की, क्योंकि मेरा काम है आप लोग को प्रॉपर तरीके से जो भी चीज प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, राइट। और हड़बड़ी में मैं कुछ तो भी आपको पढ़ा के चले जाऊंगा, कोई सेंस बनेगा नहीं ना, क्योंकि आपका ये जो लेक्चर जो आपको यहाँ पर मिलता है, ये आपकी प्रॉपर क्लास है सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करने की, ना कि कोई ब्रेकिंग न्यूज वाला वीडियो है ये, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना। एंड बाकी मंडे से मेरी पूरी कोशिश है प्रॉपर टाइम पर वीडियो को लाने की, और क्योंकि ये जो आपका वीडियो जो है गाइस, इसके पीछे बहुत सारा काम होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार जो है वो यहाँ पे सामने कंटेंट रख दिया और रिकॉर्ड कर दिया, नहीं, काफी सारी चीजों की इसके पीछे स्टडी होती है, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो आप चीजों में, और टेंशन मत लिया करो एकदम अगर बाई चांस डिले हो जाए कभी, तो मुझे खुद पता है आपके टाइम की अहमियत मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, राइट। और यही चीज आपको बतानी थी। बाकी मंडे से आपको प्रॉपर टाइम पर लेक्चर मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और मैं भी ये वीडियो 2 पार्ट्स में इसलिए दे रहा हूं, वैसे तो मैं आपको शाम को ही दे देता, मैं इसलिए दे रहा हूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स का टाइमिंग का इशू होता है। तो अभी जो है ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर रहा हूं, अभी करीब 1:15 बज रहा है दिन में, और मेरे ख्याल से शायद 1-1.5 घंटा लगेगा इसको रेंडर होने में, पूरे वीडियो को सॉफ्टवेयर के थ्रू, और फिर आपको मेरे ख्याल से 4-1 बजे तक ये वीडियो मिल जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा उस 6-7 बजे तक तो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।